Hello dear student, this is Renu and welcome back to संत कबीर विद्यापीठ ऑफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे और आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो आपको पता है 2025-26 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट को, यानी सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश रहने वाला। और हमारा पेपर कौन सा चल रहा है इंग्लिश में, तो हम देखेंगे हमारा पेपर है थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन फिक्शनल प्रोज। और ये हमारा किससे रिलेट है, वो रेनेसां टू द रोमांटिक ए से रिलेटेड है। और आज हमारे जो प्रोज के राइटर हैं जिनका नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है और उन्होंने अपने मतलब लाइफ करियर में कह सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे एसेज को लिखा हुआ है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे एसेज में कह सकते हैं, जैसे आपका आएगा कि फ्रांसिस बेकन ने एक अच्छी ऐसे लिखी थी जिसका नाम था ऑफ स्टडीज़। और ऑफ स्टडीज़ को आपने इसके पहले ही पढ़ लिया होगा, यानी कि बीए की बात करें तो उसमें ही आपने पढ़ा होगा। तो बच्चों आज हमारा जो सेशन रहने वाला है वो है फ्रांसिस बेकन का लिखा हुआ ऑफ ट्रूथ, जिसे किसने राइट किया था तो उसको भी देखेंगे हम कि फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। आखिर ट्रुथ क्या होती है, ट्रुथ से आप सभी लोग परिचित होंगे और ट्रुथ नाम सुनते ही एक दिमाग में आइडिया आता है कि ट्रुथ को अगर हम कह सकते हैं एक पर्पज़ में कि ट्रुथ जो है वो यानी कि डे लाइट की तरह होता है और उसको हम क्या करते हैं कि अपने जीवन निजी जीवन से जोड़ते हैं, यानी कि पर्सनल लाइफ से जोड़ते हैं। और इसी के बारे में हम जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर फ्रांसिस बेकन ने इस ऑफ ट्रूथ में क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। तो पहले हम ट्रूथ की समरी को देखने के पहले, यानी कि ट्रूथ को जानने के पहले फ्रांसिस बेकन के बारे में जानेंगे कि उनकी पर्सनल बायोग्राफी आखिर क्या थी, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की थी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये मैं इंग्लिश के लिए हम पढ़ रहे हैं, हमारा पेपर जो है वो पेपर थर्ड चल रहा है। कौन से सेमेस्टर वालों के लिए, तो सेमेस्टर हमारा फर्स्ट है। और हमारा सब्जेक्ट जो है पेपर थर्ड का वो क्या है, नॉन फिक्शनल है ना। नॉन फिक्शनल प्रोज हम पढ़ रहे हैं और ये रिलेटेड किससे है, तो वो भी हमने देखा कि रेनेसां टू द रोमांटिक एज से रिलेटेड है। और आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑफ ट्रूथ की, यानी कि सच्चाई की, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं ऑफ ट्रूथ की। किसकी, ऑफ ट्रूथ की बात करेंगे। और इसको लिखा किसने है, यानी कि इसके राइटर कौन है कह सकते हैं, तो इसके पोएट कौन है, फ्रांसिस बेकन। क्या आप फ्रांसिस बेकन को कभी देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो हम अभी जस्ट आपको लुक करवाते हैं कि आखिर फ्रांसिस बेकन किस तरह से दिखते हैं बच्चों। ओके, फ्रांसिस बेकन ने बहुत ही अच्छे क्या है कि समरीज को लिखा हुआ है इन्होंने, बहुत ही अच्छी इन्होंने प्रतिभाशाली एसेज को इसमें मेंशन किया हुआ, जैसे आपने स्टडीज़ को पढ़ा था उसी प्रकार से पहले हम ऑफ स्टडीज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑफ फ्रेंडशिप को पढ़ेंगे, है ना, सारी बातें। और अगर हम बात करें कि ऑफ स्टडीज़, तो ऑफ स्टडीज़ भी इन्होंने लिखा था फ्रांसिस बेकन जी ने। शायद यहाँ पे फ्रांसिस बेकन का मुझे लगता है कि फिगर मेंशन नहीं हो पाया है, खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हम फ्रांसिस बेकन की बायोग्राफी को देखते हैं कि इनकी बायोग्राफी आखिर कैसी थी, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की थी, किस तरह से की थी, सारी बातों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ ट्रूथ। ट्रूथ को हम बाद में देखेंगे, हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसिस बेकन। तो अगर हम फ्रांसिस बेकन की बात करें बच्चों, तो हम देखेंगे कि फ्रांसिस बेकन वॉज बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1561 इन लंदन इंग्लैंड। यानी कि फ्रांसिस बेकन की अगर बात करें तो इनका जो जन्म स्थान था वो कहाँ था, वो लंदन यानी कि इंग्लैंड में था। और अगर इनके हम डेट और ईयर की बात करें कि यानी कह सकते हैं कि इनका डेट क्या था जब ये पैदा हुए थे, तो 22 जनवरी था। और ईयर की अगर हम बात करें तो 1561 था। ओके, आगे चलेंगे इसी पर्पज़ में, फिर देखेंगे कि ही वॉज ए फिलोसफर, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट, ज्यूरिस्ट एंड द एस्थेटिस्ट। यानी कि यह क्या थे, एक कह सकते हैं फिलोसफर भी थे, यानी कि दार्शनिक थे, एक राजनेता थे, साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक भी थे, और यह एक एसेट यानी कि एक निबंधकार भी थे। ठीक है, और निबंध यानी कि ऐसे लिखने में इनको महारत भी मिला था। आगे इसी क्रम में चलेंगे और देखेंगे हम फ्रांसिस बेकन के आगे की चीज़ों को कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की थी। ही इज ऑफ्टन क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इम्प्रेज्म। यानी कि जो फ्रांसिस बेकन थे वो आधुनिक अनुभववाद कह सकते हैं हम, उनको उसका जनक माना जाता है, यानी कि उसका क्या माना जाता है, फादर माना जाता है। और अगर हम फ्रांसिस बेकन की बात करें बच्चों, यानी कि फ्रांसिस बेकन की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे इनको हम इंग्लिश में कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिज्म, है ना। यानी कि इनको अनुभववाद का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है।
आगे इसी क्रम में चलेंगे और हम देखेंगे कि बेकन स्टडीज एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज एट एज द 12, यानी कि कैम्ब्रिज कॉलेज में इनकी एज क्या थी जब ये अपना एजुकेशन ले रहे थे। तो अगर हम बात करें कि जब बेकन की जो पढ़ाई चल रही थी, यानी कि स्टार्टिंग जो पढ़ाई होती है ना, उसी की बात कहा जा रहा है। तो ये जब 12 वर्ष के थे बच्चों, तो ये कौन से कॉलेज में पढ़ रहे थे? उस कॉलेज का नाम था ट्रिनिटी कॉलेज। कौन सा कॉलेज था बच्चों? ट्रिनिटी कॉलेज था। और ट्रिनिटी कॉलेज वो कहाँ था? तो कैम्ब्रिज में था, है ना, कैम्ब्रिज में। कहाँ पे? कैम्ब्रिज में। ही लेटर इंटर द ग्रे इन टू द स्टडी लॉ, यानी कि जब इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई को ख़त्म किया, उसके बाद ये क्या किए? बाद में इन्होंने लॉ की पढ़ाई को स्टार्ट किया, है ना, लॉ की पढ़ाई को स्टार्ट किया। और लॉ की पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए ये कहाँ पे अपना प्रवेश लिए, यानी कि अपना एडमिशन कहाँ लिए? तो पढ़ाई के लिए इन्होंने ग्रेज इन, क्या नाम है इसका? ग्रेज इन, है ना, यहाँ पे देखेंगे आप, ग्रेज इन, इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई का यहाँ पे एडमिशन लिया, यहाँ पे क्या किया? अपना प्रवेश करवाया। ही सर्व्ड एज द अटॉर्नी जनरल एंड द लॉर्ड काउंसलर ऑफ द इंग्लैंड। अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें, जो उसमें चांसलर आते हैं, है ना, वेट मिनट, देखेंगे कि जब ये अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर के रूप में सेवा किए थे, वो जगह कौन थी? कभी कभी पूछा जाता है कि जो फ्रांसिस बेकन है, इन्होंने इंग्लैंड में कौन सी जगह थी बच्चों? इंग्लैंड में अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर के रूप में क्या किया था? सेवा किया था। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने लॉर्ड चांसलर और अटॉर्नी जनरल दोनों में क्या किया था? अपना योगदान दिया था। तो उस फेमस पर्सन का नाम हम क्या लिखेंगे? फ्रांसिस बेकन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रांसिस बेकन। ओके, आगे इसी क्रम में चलेंगे और देखेंगे हम। His essays are known for their concise wise and the practical thoughts, यानी कि इनके जो निबंध होते थे, इनके जो एसेज होते थे बच्चों, वो काफ़ी संक्षिप्त में, है ना, होते थे। और अगर हम बात करें तो ये क्या होता था? काफ़ी प्रैक्टिकल थॉट्स से जुड़ा होता था, है ना, यानी कि बुद्धिमान भी होता था, कुछ व्यवहारिक विचारों से भी जुड़ा होता था। और इसी की वजह से शायद ये जो फ्रांसिस बेकन है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। फ्रांसिस बेकन जी जो हैं वो इन्हीं व्यवहारिक विचारों की वजह से बहुत ज़्यादा अपने एसेज में फेमस हो गए थे। ओके, सम ऑफ हिज फेमस एसे आर ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज एंड ऑफ रेवेंज। अभी हमने आपको एकदम स्टार्टिंग में क्या बताया बच्चों कि ये जो फ्रांसिस बेकन है, ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो हम देखेंगे इसको हमने बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए की बात करें तो बीए के इंग्लिश में ही पढ़ा था फ्रांसिस बेकन को। लेकिन जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ता गया, हमारी जो एजुकेशन है वो बढ़ती गई, यानी कि हम मास्टर की जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि मास्टर की पढ़ाई में फ्रांसिस बेकन का लिखा हुआ हमें कौन सा एस्से मिल रहा है बच्चों? तो हम नाम लेंगे ऑफ ट्रूथ। और यहाँ पे ऑफ स्टडीज़ तो दिया है बच्चों, ऑफ रेवेंज भी दिया है, ये भी सही है, लेकिन इन्होंने फ्रांसिस बेकन ने ऑफ फ्रेंडशिप को भी लिखा है। ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ फ्रेंडशिप को भी लिखा है। ये इनका एस्से है जिसका नाम है ऑफ फ्रेंडशिप। ओके, इसमें आपको नोट कर लेना है, मेंशन कर लेना है। तो अगर हम इनके सम फेमस एस्सेज का नाम लेंगे तो कौन कौन से होंगे आपको पता होना चाहिए। ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रेवेंज। ओके, जो किस पे आधारित है? सत्य पर है, अध्ययन पर है, दोस्ती पे है और प्रतिशोध पर है। ओके, ही प्रमोटेड द साइंटिफिक मेथड एंड द इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि अगर कहा जाए कि इनकी जो एसेज होती थी वो किस तरह से रहती थी तो कहेंगे कि उन्होंने जो साइंटिफिकली है यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से और अज्ञानात्मक तर्क के रूप में यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग को क्या किया था? इसमें बढ़ावा दिया था। किसको बढ़ावा दिया था बच्चों? तो इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि अज्ञानात्मक तर्क को भी इन्होंने इस एस्से में बहुत ही बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया था। तो इनकी एस्सेज के बारे में हम जान गए, इनके एजुकेशन के बारे में हम जान गए, इनकी लाइफ से जो जो मेन चीज़ें रिलेटेड थी, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थी, वो हमने बता दिया। अब लास्ट में आता है कि बर्थ के बाद डेथ, है ना,
क्योंकि ये पूछा जाता है, डेट हमेशा पूछा जाता है। तो अगर हम बेकन की डेड यानी कि इनके डेथ की बात करेंगे, फ्रांसिस बेकन की अगर हम डेथ की बात करेंगे, तो ऑन 19 अप्रैल 1626 ड्यू टू द फिनोमिया, यानी कि अगर हम फिनोमिया की बात करें तो देखेंगे फिनोमिया आखिर क्या होता है। फिनोमिया यानी कि निमोनिया जिसे हम कहते हैं, वैसे पढ़ते हैं हम इसको फिनोमिया। ओके, तो बेकन की मृत्यु हुई थी 9 अप्रैल यानी कि 9 अप्रैल को। किस कारण से हुई थी? तो वो था निमोनिया हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे तो चल रहे हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन आखिर हम किसका करवा रहे हैं? हम देखेंगे ऑफ ट्रुथ की। किसकी? ऑफ ट्रुथ। यह एक एस्से है बच्चों, है ना, यह एक एस्से है। और ये ऑफ ट्रुथ यानी कि व्हाट इज ट्रुथ का जो हमने सबसे पहले नाम लिया था, वो किस तरह से आया था और किस कारण से आया था? आखिर ये क्वेश्चन किसी ने किसी से तो पूछा होगा, और किस वजह से पूछा होगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। अगर हम बात करें बच्चों कि व्हाट इज ट्रुथ, यानी कि जस्टिस पायलट एक थे, और जस्टिस पायलट ने क्या किया था कि अचानक से ही सडनली अपने जो जस्टिस थे वो अपने पायलट से पूछते हैं कि व्हाट इज ट्रुथ, है ना, व्हाट इज ट्रुथ। और वहीं से इस क्वेश्चन का मेंशन इस एस्से में किया गया था जो फ्रांसिस बेकन जी बताते हैं। और किस तरह से बताते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों, इसकी भूमिका की बात करें, तो देखेंगे कि फ्रांसिस बेकन एस्से ऑफ ट्रुथ explores the nature, value and the importance of truth in human life। यानी कि फ्रांसिस बेकन का जो निबंध है वो किस पे है? सत्य पर है, यानी कि ऑफ ट्रुथ पर है, जो मानव जीवन में सत्य की प्रकृति को, उसकी इंपॉर्टेंस यानी उसकी महत्वता को, है ना, और उसके मूल्य को क्या करता है? ह्यूमन लाइफ में बताता है, यानी कि उसको समझाने का प्रयास करता है और समझाया भी है। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रुथ की अगर हम बात देखें तो हमने क्या बताया आपको कि फ्रांसिस बेकन जी जो हैं उनका जो निबंध है ऑफ ट्रुथ, ये मानव जीवन यानी कि ह्यूमन नेचर की अगर हम बात करें, एक्सप्लोर किया गया है ह्यूमन नेचर में, उसके वैल्यू में, उसके इंपॉर्टेंस में, और ह्यूमन की ऑल लाइफ में, है ना, ह्यूमन लाइफ में। यानी कि अब आगे चलते हैं और देखते हैं हम कि ट्रुथ कहाँ कहाँ पे आखिर, अगर कहा जाए तो हम देखते हैं कि 100 झूठ पर एक सच भारी पड़ता है, और जो सत्य होता है वो हमेशा डे लाइट की तरह होता है, और झूठ जो होता है वो हमेशा नाइट डिम की तरह होता है, यानी कि डिम लाइट कह सकते हैं, डिम लाइट की तरह होता है कि रात में जुगनू भरी तरह तरह की कलरफुल लाइटों की तरह रहता है, लेकिन दिन में जो साक्षात रहता है यानी कि जो सत्य रहता है वो दिन में एक अच्छे लाइट की तरह दिखता है, एक अच्छे प्रकाश की तरह। जो सच रहता है वो सामने आ जाता है, तो सच वही होता है। People nature aversion of truth. Bacon began by saying that many people have a natural tendency of avoid truth। यानी कि जो फ्रांसिस बेकन जी हैं उनका कहना है, वो कहते भी हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वभाव से यानी कि जो अपने बिहेव से सत्य से क्या करते हैं? हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं, और उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं फ्रांसिस बेकन जी। और कौन से एस्से में कह रहे हैं? तो ऑफ ट्रुथ की बात चल रही है, आपको पता ही है। और अक्सर ये ह्यूमन नेचर है, लोग सत्य को छुपाने की हमेशा कोशिश करते हैं और झूठ को ज़्यादा अपने आप मतलब अपने अंदर जो है उसको निवेश करवाते हैं, उसको प्रवेश करवाते हैं। झूठ अपने अंदर कूट कूट के भरना चाहते हैं और सत्य से भागते रहते हैं। व्हाट इज ट्रूथ? हमने आपको क्या बताया अभी? जीसस और पिलेट की कहानी को बताया थोड़ा सा मैंने स्टार्ट में ही कि व्हाट इज ट्रूथ सेड जस्टिंग पिलेट एंड वुड नॉट स्टे फॉर आंसर। यानी कि सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ, यह पिलेट ने मजाक में कहा और उत्तर सुने बिना ही चला गया था। अगर हम व्हाट इज ट्रूथ की बात करें कि सबसे पहले व्हाट इज ट्रूथ को किसने पूछा, यानी कि किसने क्वेश्चन को पुटअप किया था, तो वो नाम क्या आएगा बच्चों? वो नाम आएगा जस्टिस पिलेट। ओके, जस्टिस पिलेट। और यह क्वेश्चन तो पूछ लिया कि व्हाट इज ट्रूथ। क्वेश्चन पूछने के बाद वहां रुका ही नहीं कि उसको आंसर
सुनाई दे या वह आंसर सुनने में सक्षम रहे, वहां से चला जाता है। दिस लाइन रिफ्लेक्ट हाउ कैजुअली पीपल ट्रीट द आइडिया ऑफ ट्रूथ, यानी कि यह दर्शाता है कि लोग कितने हल्के में सत्य को लेते हैं, है ना, कितने ही हल्के में लोग सत्य को ले लेते हैं कि ठीक है जाने दो कोई बात नहीं, है ना, और इग्नोर कर देते हैं। या इसी बात को दर्शाता है कि लोग सत्य को कितने हल्के में ले लेते हैं। ट्रूथ वर्सेस लाइज, यानी कि सत्य और झूठ की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि बेकन कंपेयर करते हैं, बेकन कंपेयर ट्रूथ विथ लाइज। ही सेज लाइज मे गिव टेम्परेरी प्लेजर बट ट्रूथ ब्रिंग लास्टिंग पीस, यानी कि बेकन का कहना है कि सत्य की तुलना झूठ से करते हैं। वह कहते हैं कि झूठ जो है वो क्षणिक सुख को प्रदान करता है, लेकिन सत्य हमेशा अस्थायी शांति को प्रदान करता है। बेकन का इसमें कहना है, वो ऑफ ट्रूथ में बता रहे हैं बच्चों कि सेज लाइज मेनी गिव टेम्परेरी प्लेजर, यानी कि जो लाइज होता है वो टेम्परेरी होता है। क्या होता है बच्चों, ये जो झूठ होता है वो क्या होता है, गिव टेम्परेरी प्लेजर, यानी कि यह क्या होता है, क्षणिक होता है, कुछ ही समय का सुख मिलता है इसमें। लेकिन अगर कोई हिम्मत करके सच का सामना करता है और सच को बोलता है तो वो क्या होता है, लास्टिंग पीस होता है, यानी कि अस्थाई होता है, या अस्थाई शांति को गिव अप करता है, अस्थाई शांति को देता है। लेकिन ऐसा सब में हिम्मत नहीं होती है बच्चों, सत्य का सामना हर कोई नहीं कर सकता है। ट्रूथ इज लाइक डे लाइट वाइल लाइज और लाइक कैंडल लाइट लिमिटेड एंड द डिसिपिटिव, यानी कि अगर हमने क्या बताया कि जो सत्य है वो डे लाइट की तरह होता है और जो झूठ होता है वो हमारा क्या होता है, डिम लाइट की तरह होता है। तो सत्य सूरज की रोशनी के समान होता है, जबकि झूठ क्या होता है, मोमबत्ती के रोशनी के समान होता है। कमजोर और धोखेबाज कह सकते हैं कि सत्य हमेशा सूरज की रोशनी की तरह होता है, यानी कि इतना ज़्यादा चमकीला होता है कि सूरज की रोशनी को भी कोई किसी भी तरीके से कितनी भी मेहनत कर ले उसको छुपा नहीं सकता है। लेकिन मोमबत्ती क्या है, जलने पे थोड़ी सी रोशनी देती है और कुछ ही समय में उसकी रोशनी क्या होती है, आपसे मुख मोड़ लेती है, यानी कि आपके साथ क्या करती है, धोखेबाजी कर जाती है और आपको कमज़ोर बना देती है। आगे हम देखेंगे कि लोग आखिर झूठ क्यों बोलते हैं, क्या ऐसा रीजन रहता है कि लोग झूठ बोलते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं। वाई डू पीपल लाई, यानी कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। पीपल लाई फॉर 3 मेन रीजन, यानी कि लोगों के झूठ बोलने का 3 कारण होता है और लोग इसी वजह से झूठ बोलते हैं। जैसे फर्स्ट हम कहेंगे कि फॉर प्लीजर इन इमेजिनेशन, टू गेन एडवांटेज आउट ऑफ हैबिट, यानी कि कल्पना और आनंद के लिए लोग झूठ बोलते हैं। कुछ एडवांटेज यानी कुछ गेन एडवांटेज होता है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं अपने सेल्फ के लिए, यानी कि अगर कुछ जैसे कुछ उनको हासिल करना है, किसी से कुछ लेना है उसकी वजह से, यानी कि अपने लाभ के लिए करते हैं। और अगर आउट ऑफ हैबिट की बात करें तो कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से उनको झूठ बोलना पड़ता है। तो ये बच्चों क्वेश्चन में आपके आता ही आता है, इसको आप नहीं भूलेंगे कि आखिर लोग झूठ क्यों बोलते हैं। तो झूठ बोलने के आपके कितने पर्पस होते हैं, जो मेनली होते हैं वो 3 होते हैं। और 3 मेन रीजन्स में हम क्या देखेंगे, पहला हमारा है फॉर प्लीजर इन इमेजिनेशन, यानी कि उनके जो इमेजिनेशन होते हैं, जो कल्पना होते हैं उसकी वजह से कि हमें ये चीज़ लेना है। अगर किसी का ऐसा रहता है कि उसके पास वो चीज़ें नहीं रहती फिर भी वो समाज में अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, और किस वजह से, झूठ बोल के उसको कुछ लाभ लेना होता है। और अपने अच्छी और बुरी आदतों के कारण लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। Truth in divine and human contest. Truth is not only important in human affair but the also scared in the religion. यानी कि अगर हम सत्य की बात करें बच्चों तो सत्य केवल मानव जीवन में ही नहीं बल्कि धर्म में भी क्या किया गया है, पवित्र माना गया है। किसको, ट्रुथ को। ट्रुथ को ह्यूमन लाइफ में ही नहीं बल्कि रिलीजन में भी इसको पवित्र माना गया है, यानी कि हॉली माना गया है। इसको क्या माना गया है, जिस तरह से गंगा इज अ हॉली रिवर, उसी प्रकार से ट्रूथ इज हॉली इन रिलीजन एंड ह्यूमन लाइफ। ओके, बेकन कॉल्स ट्रूथ द
सर्वजियन गुड्स ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि बेकन को कहा गया है कि बेकन जो हैं वो सत्य को मानव स्वभाव की सर्वोच्च भलाई के लिए बताते हैं कि मानव को अपने अंदर हमेशा सत्य की भावना रखनी चाहिए, झूठ को नहीं अपनाना चाहिए, झूठ को बाहर फेंक देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, अपने निजी जीवन से हटा देना चाहिए। ऐसा किसका कहना है? ऐसा इस एस्से के माध्यम से फ्रांसिस बेकन जी का कहना है। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें बच्चों, तो कंक्लूजन निकल के क्या आता है आखिर? आप सोच सकते हैं कि कंक्लूजन इसका क्या आएगा। अगर कंक्लूजन की बात करें तो देखेंगे कि बेकन ends by the saying that Bacon ends by saying that truth brings dignity to the human nature, it is the pearl among whites, यानी कि बेकन अंत में कहते हैं इतना सारा कुछ बताने के बाद कि जो सत्य है वो मानव स्वभाव को हमेशा गरिमा प्रदान करता है और वह गुणों में क्या करता है? एक मोती के समान होता है। किसके समान होता है बच्चों? एक पल यानी कि एक मोती के समान होता है। और अगर हम कहें कि ये जो सत्य है आखिर इसका रेफरेंस क्या होता है? यूजेस अ बाइबल रेफरेंस, द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री, यानी कि सत्य तुम्हें हमेशा हर बुराई से मुक्त करेगा। सत्य क्या करेगा? आपको हर बुराई से हमेशा मुक्त करेगा। और आपके हर किसी के लाइफ में आपने अगर नोटिस किया होगा, अपने आप को ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो देखा ही होगा कि एक सच को छुपाने के लिए इंसान हजारों झूठ बोलता है, लेकिन अगर वही एक सच हिम्मत करके सामने ले आए तो सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा। लेकिन हम आप सभी लोग इसी झूठ के चक्कर में पड़े रहते हैं और सत्य का सामना नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, है ना। और यह लिया किससे गया है तो हम बताएंगे कि द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री, यानी कि यह बाइबल से लिया गया है। ही यूज बाइबल रेफरेंस, यह किसका रेफरेंस है? बाइबल का, है ना, बाइबल का रेफरेंस है। कौन सा? ट्रूथ। और लास्ट में अगर हम देखेंगे कि जो इसका एसेंस ऑफ एस्से बनता है वो किस टाइप का है, तो ट्रूथ इज क्या है? इटर्नल, पावरफुल एंड मॉरली लाइज ऑफ लुक अट्रैक्टिव बोथ ऑफ द हेलो, यानी कि सत्य क्या होता है? हमेशा शाश्वत होता है। पावरफुल यानी कि शक्तिशाली होता है। मॉरली अलिप्टिफिटिंग, यानी कि जो नैतिक रूप से अगर हम करें मॉरली, वो नैतिक रूप से क्या होता है? उन्नत करता है। और अपने आप में बहुत ज़्यादा आकर्षक कौन बनाता है? वो बनाता है लाई, यानी कि झूठ। झूठ आपको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो लाई जैसा शब्द है ना, वो खाने वाला लाई नहीं, मतलब झूठ बोलने वाली लाई की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। तो ये जो लाई वाला वर्ड है ये हमेशा एक अपने आप में अट्रैक्टिव एंड कह सकते हैं पावरफुल वर्ड है, जो अपने तरफ लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन अंदर से ये क्या होता है? बिल्कुल खोखला होता है, इसमें कोई पावर नहीं होती है। ये बाहरी दिखावा है ना, कह सकते हैं कि ये बाहरी दिखावा है। आपने वो देखा है जो मार्केट में मिलता है, जो ऐसे बड़ा सा रहता है, लेकिन अगर उसको मुट्ठी में बंद करिए तो बहुत जरा सा हो जाता है। उसी तरह से ये झूठ भी है, देखने में बाहरी दुनिया में कुछ इस तरह रहता है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है बच्चों, मुझे नाम नहीं याद रहा है। ऐसे मिलता है और उसमें एक ऐसे छड़ी जैसी लगी रहती है ना, ऊपर से पॉलीथीन से रैपिंग किया रहता है, उसका नाम मुझे नहीं याद रहा। तो झूठ कुछ इसी तरीके से ही होता है, बाहरी बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगर अंदर से उसको हम एक हाथ में और ऐसे दबोच लेना तो बहुत जरा सा छोटा सा हो जाता है। उसकी कोई जैसे रहता है कि कोई पावर ही नहीं है उसमें, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये लाई के लिए बताया गया था। और सत्य हमेशा क्या होता है? पावरफुल होता है। सत्य क्या होता है बच्चों? ट्रूथ हमेशा, ट्रूथ इज ऑलवेज पावरफुल, ट्रूथ इज ऑलवेज पावरफुल। ट्रूथ हमेशा क्या होता है? पावरफुल होता है। अब फ्रांसिस बेकन का लिखा हुआ हम एक और एस्से पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑफ फ्रेंडशिप। तो हमें लगता है कि हमें फ्रांसिस बेकन का बायोग्राफी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके ऊपर ही अभी जस्ट पढ़े हैं। तो फ्रांसिस बेकन को अगर हम लिखें कि इन्होंने दूसरा अपना एस्से कौन सा लिखा था, तो हम नाम लेंगे ऑफ फ्रेंडशिप। और इसके राइटर कौन है? फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन, ओके। ऑफ फ्रेंडशिप, ये फ्रेंडशिप देख करके आपको पता भी चल रहा है कि ये चारों क्या है? एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड हैं। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि फ्रेंडशिप आखिर क्या होता है। फ्रेंडशिप एड्स जॉय एंड रिमूव सैरो, फ्रेंडशिप डबल और जॉय एंड डिवाइड्स ऑफ सैरो,
अब ट्रू फ्रेंड्स लिसन टू एंड हेल्प्स ऑफ बियर अप द बर्डन्स एंड इमोशंस। यानी कि अगर हम फ्रेंडशिप वर्ड को याद जोर दे रहे हैं किस पे, अपने निजी जीवन में, तो जोर देना नहीं कहेंगे, उसको रिलेट करना कहेंगे। तो जो मित्रता होता है, जो फ्रेंडशिप होता है, वो हमारे क्या करते हैं, सुख को और ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर आप थोड़े दुखी हैं और दो चार दोस्त आपके बाहर से आ गए तो आपको बड़ी शांति मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, शांति जैसा फील होगा। तो मित्रता जो है वो वही चीज़ होता है कि मित्र के आने से हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है और हमारा सुख क्या है, डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। और दुख को क्या करती है, मित्रता कम कर देती है। एक सच्चा मित्र ही होता है जो हमारी बात को सुनता है, हमारे इमोशन को समझता है ना, और हमारे जो इमोशन का वेट होता है, यानी कि उसका जो भार होता है, उसको क्या कर देता है, बहुत कम कर देता है, बहुत ज़्यादा हल्का कर देता है। ठीक है, तो ये दोस्ती होती है। आगे हम देखेंगे तो हम देखेंगे क्या कि बेकन डिस्कस 3 के बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप। यानी कि बेकन ने कुछ 3 बेनिफिट्स फ्रेंडशिप के दिए हैं, जो 3 के नाम से जाना जाता है कि बेनिफिट ऑफ 3 ऑफ फ्रेंडशिप फ्रांसिस बेकन डिस्कसेज। तो देखेंगे सबसे पहला कौन सा आता है, इमोशनल रिलीफ आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, शेयरिंग फीलिंग्स विथ अ फ्रेंड्स ब्रिंग पीस एंड बैलेंस टू द माइंड। यानी कि अगर हम इमोशन रिलीफ की बात करें तो हमारे जो मित्र होते हैं, मित्र के साथ जो भावनाएं होती हैं, उस इमोशन को हम अपने मित्र से साझा करते हैं, और साझा करने से हमें क्या होता है, हमारा जो माइंड का बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा पीस हो जाता है, यानी कि शांति भरा हो जाता है। और इसी को फ्रांसिस बेकन जी कहना चाहते हैं कि मित्र के साथ इमोशंस जो होते हैं वो साझा करने से मन को शांति और उसका बैलेंस बनाए रखने का हाँ, संतुलन बनाए रखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। सेकेंड आपका क्या आता है, क्लैरिटी एंड थॉट आता है। क्लैरिटी में अगर हम देखेंगे तो देखना हमें ये है, टॉकिंग टू फ्रेंड हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट लाइक राइटिंग इम्प्रूव्स एंड आइडियाज़। यानी कि जो हमारे फ्रेंड हैं उनसे हमें क्या करना चाहिए, हेल्प यानी कि मदद की तो बात होती है, अक्सर हम अपने दोस्तों से मदद लेते रहते हैं। मित्र से बातचीत करने से उसकी सोच से स्पष्ट हो जाती है, और लिखने से क्या होता है, उसके विचार हैं जो वो स्पष्ट होते हैं। ऐसा क्लैरिटी और थॉट में बताया गया है। तीसरा जो की पॉइंट होगा, थर्ड की पॉइंट में हम देखेंगे प्रैक्टिकल हेल्प। फ्रेंड्स ऑफर हेल्प इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यानी कि मित्र जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में सहायता करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो और चाहे वह व्यावसायिक हो, है ना। मित्र ही ऐसा पर्सन होता है आपकी लाइफ में कि हर तरीके से आपके साथ, अगर सच्चा मित्र है तो वो खड़ा रहता है। और वो आपकी हेल्प कैसे करता है, तो हेल्प के बारे में हम देखेंगे कि फ्रेंड्स ऑफर हेल्प इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल। यानी कि आपके निजी जीवन में भी, व्यक्तिगत रूप से, और आपके प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक जीवन में भी हमेशा खड़ा रहता है, किसके, हेल्पिंग नेचर के रूप में। फ्रेंडशिप बेटर देन किंगशिप। यानी कि बेकन सेज दैट एवन किंग्स एंड ग्रेट मैन नीड फ्रेंड्स बिकॉज पावर कैन रिप्लेस इमोशन सपोर्ट। बेकन जी कहते हैं कि राजा और महान व्यक्ति भी मित्रों के बिना अधूरे हैं, क्योंकि शक्ति भावनात्मक समर्थन क्या है, दे नहीं सकते। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना भी ग्रेट पर्सन क्यों ना हो, लेकिन उनके लाइफ में भी एक ट्रू फ्रेंड की ज़रूरत होती है, ट्रू फ्रेंड की नीड होती है। क्योंकि इसके बिना क्या होता है, जो हमारे इमोशन है ना, जो उनके इमोशन हैं वो क्या होते हैं, कभी भी रिप्लेस नहीं होते हैं, कभी भी सपोर्टिव टाइप के नहीं होते हैं। ऐसा फ्रेज फ्रांसिस बेकन ने इस एस्से में बताया है, जिसका नाम है बच्चों क्या, ऑफ फ्रेंडशिप। अब आगे हम देखेंगे, आगे हम चलते हैं तो देखेंगे क्या बच्चों, कि इसका जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल बनता है ना, इसका जो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल बनता है वो किस तरह से है। तो हिस्टोरिकल अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो बेकन यूजेज एग्जाम्पल लाइक, और यहाँ पे स्कैपियो एंड द लाइलियस, अगस्टन एंड द अगरपिया। यानी कि वह ऐतिहासिक मित्रता के उदाहरण देते हैं, जैसे सिसरो, ऑक्टिकस, स्कैपियो और लेलियस, है ना। ये इनके क्या है, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से हैं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल में, तो हम देखेंगे बच्चों कि सिसरो है, सिसरो और
अटिकस है, सेकंड में हमारा क्या है, सेकंड में हमारा है स्क्यूपियो और लेलियस, है ना, अगस्टन और अगरपिया, ये भी हैं। तो ये हमारे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हैं किसमें, ऑफ फ्रेंडशिप के। वेट मिनट बच्चों, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, यस। आगे और देखेंगे हम, तो देखेंगे हमारा जो ट्रू फ्रेंड का रेयर है ना, ट्रू फ्रेंड का जो रेयरिंग पावर है उसको हम देखेंगे और इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी, इसलिए अच्छी लग रही होगी क्योंकि ये बोरिंग होने वाली क्लास नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हम एटलीस्ट कहें, है ना, तो ये जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा है ना ऑफ ट्रूथ की बात, तो ऑफ ट्रूथ में भी आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिले। और इसमें अगर हम देखें ऑफ फ्रेंडशिप में, तो फ्रेंडशिप में भी आपको अच्छी अच्छी इसमें पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे 3 के पॉइंट आपने पढ़ा। और उसके बाद हम चल रहे हैं ट्रू फ्रेंड ऑफ रेयर में, यानी कि ए ट्रू फ्रेंड इज हार्ड टू फाइंड बट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। यानी कि जो सच्चा मित्र होता है वो क्या करता है, सच्चा मित्र मिलना ही पहली बात दुर्लभ होता है ना, बहुत ही हार्ड होता है उसे फाइंड आउट करना। लेकिन अगर मिल भी जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि यह क्या है, बट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि यह एक गिफ्ट होता है हमारे लिए, प्रकृति का एक उपहार होता है हमारे लिए कि अगर हमारे जीवन में एक ट्रू फ्रेंड मिल जाता है, एक सच्चा मित्र मिल जाता है। तो सच्चे मित्र के बारे में आप सभी लोग देखिए। अब हम इसके कंक्लूजन को देखते हैं कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या कहना चाह रहा है, इसका कंक्लूजन क्या बन रहा है। फ्रेंडशिप इज नॉट ओनली इमोशन बट ऑल्सो रैशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट इन लाइफ, इट कंप्लीट्स अ मैन। यानी कि मित्रता जो है वो जीवन में केवल भावनात्मक नहीं होता बल्कि बौद्धिक और व्यवहारिक सहयोग भी होता है, जिसका नाम होता है दोस्ती। और यह क्या करती है, इट कंप्लीट्स द मैन, यह व्यक्ति को बहुत ही परिपूर्ण बनाती है अपने आप में। ठीक है, तो कंक्लूजन भी आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आया होगा और ये क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हम बात करें बच्चों तो देखेंगे हम इसी वे में कि हमारा जो PYQ बनता है ना, PYQ की अगर हम बात करें तो PYQ में ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन में, क्योंकि ऑफ ट्रूथ की बात हम नहीं किए हैं कि उसमें हम PYQ इसमें दिया गया, अगर आप कहेंगे तो ऑफ ट्रूथ का भी PYQ लेके आपके सामने आ जाएगा। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं फटाफट। तो डिस्कस द मेन थीम ऑफ फ्रांसिस बेकन ऑफ ऐसे फ्रेंडशिप, यानी कि जो फ्रांसिस बेकन का जो मेन थीम है उसको लिखना है। सेकेंड में आपको कह रहा है कि एक्सप्लेन इन 3 फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप एज द डिस्कस्ड बाय बेकन, जो मैंने आपको बताया कि जो मेन 3 पॉइंट होता है ना, 3 के पॉइंट, जैसे इमोशन रिलीफ, क्लैरिटी, थॉट्स एंड प्रैक्टिकल एंड द सपोर्ट, थोड़ा सा यहाँ पे दिया, लेकिन इसके बारे में आपको रेफरेंस, कॉन्फ्लिक्ट और एक्सप्लेनेशन तीनों लिखना रहता है। लास्ट में अगर हम देखेंगे हाउ डज द बेकन कंपेयर फ्रेंडशिप विद द किंगशिप, तो किंगशिप को भी देख लेंगे उसी वे में जिस तरह से हमने देखा था कि जो इमोशन रिलीफ होता है, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है, जो प्रैक्टिकल का हेल्प सपोर्ट होता है। तो सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप देखी हैं और आज के सेशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और उसको भी देखा। लास्ट में यही है जो ऑफ स्टडीज यानी कि बाय फ्रांसिस बेकन, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कब पढ़े थे, आपने अगर बैचलर ऑफ आर्ट किया होगा इसके पहले और ऑब्वियसली किया ही होगा। फिर यहीं पे आपकी क्लास ख़त्म होती है बच्चों और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम पढ़ेंगे जोसेफ एडिसन को। ठीक है, यहीं पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए संत विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।